हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं कैपिटल गेन को, यानी कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड को हम लोग करेंगे। और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने इनकम फ्रॉम पीजीबीपी को यहाँ पे किया था। कैपिटल गेन को देखेंगे, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन कितना क्या होता है, उसके अलावा इसके अंदर एग्जम्पशन कैसे मिलती है, कंप्यूटेशन कैसे होती है, कॉस्ट की इंडेक्शन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से कि कैपिटल गेन होता क्या है। व्हाट इज़ कैपिटल गेन टैक्स इन इंडिया? सिंपली पुट, एनी प्रॉफिट और गेन अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ ए कैपिटल एसेट और ए कैपिटल गेन। यानी कि बेसिकली इसके अंदर अगर आप कोई कैपिटल एसेट को बेचते हैं यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस ट्रांसफ़र से अराइज होने वाला गेन यहाँ पे कैपिटल गेन कहलाता है। दिस गेन और प्रॉफिट कम्स अंडर ए कैटेगरी इनकम। तो ये प्रॉफिट और गेन को बेसिकली क्या बोला जाता है? इनकम। इसीलिए हम लोग कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड हैंस यू विल नीड टू पे टैक्स फॉर दैट अमाउंट इन द ईयर इन विच द ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल एसेट टेक प्लेस। तो मतलब जिस ईयर में आपने इस कैपिटल एसेट को बेचा है, उस ईयर की इनकम पे बेसिकली आपको टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स विच कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब ये कैपिटल गेन टैक्स आपका दो तरीके का हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म का होगा या तो फिर लॉन्ग टर्म का होगा। कैपिटल गेन आर नॉट एप्लीकेबल टू द एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एज देयर इज नो सेल बट ओनली ए ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप। अब यहाँ पे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो होती है, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, जो बेसिकली आपकी जो एक जैसे पिताजी से बेटे में इस तरीके से जो ट्रांसफ़र होने वाली प्रॉपर्टी होती है, वो उसके अंदर कैपिटल गेन बेसिकली नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऑनरशिप तो ट्रांसफ़र हो रही है बट इसमें किसी भी प्रकार की सेल नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो द इनकम टैक्स एक्ट हैज स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड एसेट रिसीव्ड एज ए गिफ्ट बाय वे ऑफ एन इनहेरिटेंस और विल। अगर आपको कोई विल के थ्रू प्रॉपर्टी मिल रही, कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, तो उसमें इसको एज ए गिफ्ट यहाँ पे ट्रीट किया जाता है इनकम टैक्स के अंदर। हाउएवर इफ द पर्सन हु इनहेरिटेड द एसेट डिसाइडेड टू सेल इट, कैपिटल गेन टैक्स विल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पे अगर वो इनहेरिटेड पर्सन जो है वो बेसिकली उसको जो प्रॉपर्टी मिली उसको सेल करना चाहता है, तो वह सेल करने चाहता है, तो उस केस में फिर वो प्रॉपर्टी पे जो गेन होगा वो यहाँ पे टैक्सेबल गेन होगा। लेकिन अगर सेल नहीं की जा रही है, सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफ़र की जा रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बेसिकली, तो वो आपका एक तरीके का गिफ्ट की तरह कंसिडर किया जाएगा और वो इनकम टैक्स में कैपिटल गेन के दायरे से एग्जम्प्ट रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद डेफिनेशन देखिए कैपिटल एसेट की। जब हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल गेन कब अराइज होगा, जब हम लोग कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें से हमारा शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कैपिटल एसेट को समझना ज़रूरी है कि कैपिटल एसेट होती क्या है। लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क और लीज होल्ड राइट, मशीनरी, ज्वेलरी आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल एसेट। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं कैपिटल एसेट के। लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, कोई व्हीकल्स हो गए, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सारे के सारे, मशीनरी, ज्वेलरी, ये सारे के सारे आपके एक तरीके से क्या हैं? कैपिटल एसेट के पार्ट हैं, कैपिटल एसेट ही हैं। दिस इंक्लूड हैविंग ए राइट इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी, यानी कि ये बेसिकली आपके किससे रिलेटेड होने चाहिए? इंडियन कंपनी से रिलेटेड होने चाहिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ द मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर लीगल राइट। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है? आपके राइट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जो कि लीगल राइट होते हैं मैनेजमेंट के। अब कैपिटल एसेट की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं देखिए, जैसे एनी स्टॉक, उसके अलावा कंज्यूमेबल और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर पर्पज ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। अब यहाँ पे देखिए, गुड्स को दो पर्पज के लिए बाई किया जाता है। जब भी गुड्स बाई होंगे, या तो रीसेल के लिए जो है वो उसको बाई किया जाता है, मतलब रीसेल पर्पज हो गया तो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ गया। लेकिन एक होता है कि कंजम्पशंस के लिए या फिर अपने बिजनेस में यूज करने के लिए उसको यहाँ पे किया जाता है। तो जब भी किसी एसेट को रीसेल के लिए परचेज किया जाएगा तो वो हमारी कैपिटल एसेट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक मशीन है, ये मशीन को एक पर्सन ख़रीदता है और वो अपने बिज़नेस में उसको डिप्लॉय कर देता है, तो ये जो है यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि बेसिकली ये उसकी कैपिटल एसेट का पार्ट होगा, क्योंकि उसने बिज़नेस के अंदर इसको लगाया हुआ है।
लेकिन अगर हम उसको बात कर रहे हैं एक मशीनों में डील करने वाले पर्सन की, वो सिर्फ मशीनों में ही डील करता है, मशीन बेचने का ख़रीदने का उसका काम है, तो यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में उसके लिए वो कैपिटल एसेट का फॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें सेकंड, तो पर्सनल गुड्स सच एज द क्लोथ्स एंड फर्नीचर हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज, तो यानी कि ये जो कैटेगरी हैं ये यहाँ पे नहीं आएंगे। कौन कौन से? स्टॉक नहीं आएगा, कंज्यूमेबल रॉ मटेरियल नहीं आएगा, किसके अंदर? कैपिटल एसेट के अंदर। और साथ में जो मैंने आपको बताया कि अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए आपने गुड्स की परचेजिंग या सेलिंग करी है तो वो आपके कैपिटल एसेट में नहीं आता है, क्योंकि कैपिटल एसेट में तो वो चीज़ें आती हैं जो आपके आप एक ओकेजनली जो परचेज करते हैं या सेल करते हैं। बट बिज़नेस के अंदर अगर आपके पास में वो चीज़ आ गई, डेली आप उसी में डीलिंग कर रहे हैं, तो फिर आपका उसी में डेली बिजनेस, मतलब एक तरीके से आप उसी में डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आपका कैपिटल एसेट हो जाएगा। उसके अलावा आपके खुद के क्लोथ्स हो गए, और इसके अलावा फर्नीचर, अपने पर्सनल यूज़ का हमारा फर्नीचर है, तो वो भी इसके अंदर कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। साथ में एग्रीकल्चर लैंड अगर इंडिया के अंदर है, एग्रीकल्चर लैंड अगर इंडिया के अंदर सिचुएटेड है तो भी वो कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड की बात करें, या गोल्ड बॉन्ड 6.5% गोल्ड बॉन्ड या 7% गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं, या नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं, ये इश्यू किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी आपके कैपिटल एसेट में नहीं आते हैं। अच्छा, फिर स्पेशल बियरर बॉन्ड्स होते हैं कुछ, ये भी आपके कैपिटल एसेट में नहीं आते। गोल्ड डिपॉजिट इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, तो इस तरीके जितने भी सर्टिफिकेट हैं ये भी आपके कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के बाहर होते हैं, मतलब कैपिटल एसेट में ये नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल एसेट में सिर्फ वो चीज़ें आएंगी जिसमें हम लोगों ने बात करी, जैसे लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, और ये भी आपने जैसे रीसेल के लिए नहीं परचेज की होनी चाहिए या ट्रांसफ़र की होनी चाहिए। ओके, अब बात की जाती है यहाँ पे कैपिटल एसेट की बात हमने करी। अब यहाँ पे बात आती है कि टाइप ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट के बाद इसके टाइप की बात करेंगे। जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हमारे पास दो तरीके की कैपिटल एसेट हो सकती है, या तो शॉर्ट टर्म की कैपिटल एसेट होगी या तो फिर लॉन्ग टर्म की कैपिटल एसेट होगी। ये तो सिंपल बाइफरकेशन हो गया, लेकिन इसके फर्दर भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन होती है, जो कि टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब कितने टाइम में हम लोग कहेंगे कि वो शॉर्ट टर्म है और कितने टाइम में हम कहेंगे कि वो लॉन्ग टर्म है, और इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे जो पहली कैटेगरीज होती है, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की, और उस एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे तो उससे होने वाले गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की बात की जाए तो एन एसेट हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 36 मंथ और लेस इज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर जनरल एक हम होलिस्टिक अप्रोच लेके चलें तो यहाँ पे 36 मंथ को एक क्राइटेरिया कंसीडर किया जाता है। अगर 36 मंथ से कम यहाँ पे एसेट को यूज किया है और उसके बाद आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है। और अगर आपने उसको एसेट को 36 मंथ से ज़्यादा यहाँ पे होल्ड किया और उसके बाद ट्रांसफ़र किया तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। एक जनरल रूल की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। इसके अंदर भी यहाँ पे क्राइटेरिया बनते हैं। एक तो 36 मंथ की हो गई, पहली ये क्राइटेरिया हो गई। उसके बाद यहाँ पे 24 मंथ की भी एक क्राइटेरिया बनती है। इन द क्राइटेरिया इज 24 मंथ फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ आती है, लैंड, बिल्डिंग और हाउस प्रॉपर्टी। एक तो लैंड हो गई आपकी, एक आपके पास हो गई बिल्डिंग, और एक आपके पास में हो गई है हाउस प्रॉपर्टी। तो इन तीनों के केस में जो आपकी 36 मंथ वाली क्राइटेरिया थी ना, वो अब यहाँ पे 24 मंथ हो जाएगी। अब देखोगे आप, अगर 24 मंथ के अंदर अंदर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को सेल करी है तो वो आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, उससे अराइज होने वाला गेन, और उस एसेट को कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। जबकि 24 मंथ से ज़्यादा के क्राइटेरिया में यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा, और इससे अराइज होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो ये जो क्राइटेरिया होगा वो होगा 24 मंथ वाला इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। ठीक हो गई बात। उसके बाद यहाँ पे बात करें
For instance, you sell a house property after holding it for a period of 24 months. Any income arising will be treated as the long-term capital gain, provided that property is sold after 31st of March 2017. यानी कि आपने क्या किया, 2 साल से ज़्यादा किसी प्रॉपर्टी को रखा, हाउस प्रॉपर्टी को, और उसके बाद बेच दिया। तो हाउस प्रॉपर्टी क्या है, एक तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 24 मंथ वाली जो कंडीशन होती है वो यहाँ पे अप्लाई होती है। तो इस केस में ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गई, क्योंकि 2 साल के बाद आपने किया है, 2 साल तक तो आपने एटलीस्ट होल्ड किया ही है उसको, 2 साल से ज़्यादा होल्ड किया है, और उसके बाद आपने इसको बेचा हुआ है। तो उससे अराइज होने वाला जो गेन होगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी। द रिड्यूस पीरियड ऑफ द aforementioned 24 month is not applicable to movable property such as ज्वेलरी, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे ज्वेलरी है आपके पास में, या डेट ओरिएंटेड फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इससे रिलेटेड नहीं होता, इस पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ये चीज़ अप्लाई होती है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ एसेट की जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उसकी बाइफरकेशन की लिमिट 12 मंथ पे यहाँ पे गिवन है। सम एसेट्स आर कंसीडर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट व्हेन दीज आर हेल्ड फॉर 12 मंथ्स। यानी कि अगर आपने 12 महीने तक कोई एसेट को होल्ड किया है तो उसकी भी एक क्राइटेरिया बनती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कंसिडर करने की। दिस रूल इज़ एप्लीकेबल इन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र इज़ आफ्टर 10th of July 2014। अब यहाँ पे देखिए एक और रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। ये जो रूल है तब आपका अप्लाई होगा, कौन सा वाला, जिसमें हम 12 मंथ्स की बात कर रहे हैं। ये 12 मंथ के अंदर अगर आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा, अगर 12 मंथ के बाद किया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। लेकिन इसकी एक फर्दर कंडीशन है कि आपने ट्रांसफ़र 10th of July 2014 के बाद यहाँ पे किया होना चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले अगर किया है तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, फिर आपका दूसरे रूल अप्लाई होंगे 36 मंथ और 24 मंथ वाले, और जनरली 36 मंथ का रूल यहाँ पे अप्लाई आपका हो जाएगा। लेकिन 10th of July 2014 में आपने यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र किया हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपने परचेज चाहे कभी भी किया हो, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द डेट ऑफ परचेज इज। तो आपने जब भी यहाँ पे परचेज किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ट्रांसफ़र की डेट आपकी 10th of July 2014 के बाद होनी चाहिए। अब यहाँ पे कौन से एसेट हैं हमारे पास में जहाँ पे आपको 12 मंथ की क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। अगर आपने 12 मंथ से कम यूज किया है तो उस केस में हम लोग कहते हैं ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है हमारी, और 12 मंथ से ज़्यादा आपने यूज किया है तो हम कहते हैं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है हमारी, और इससे अगर आपको गेन अराइज होता है तो हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और इससे गेन अराइज होगा तो हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो कब हम इसको कंसिडर करते हैं तो उसकी भी कुछ यहाँ पे आइटम्स आपको गिवन हैं, कुछ 5 से 6 आइटम इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। पहली आइटम है देखो, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इन ए कंपनी लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। कोई इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर जो आपके किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो उस केस में अगर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर जो कि लिस्टेड है उनके ट्रांसफरेबिलिटी पे 12 मंथ वाली क्राइटेरिया अप्लाई होगी, ऑल्दो कि ये जो ट्रांसफरेबिलिटी है आपकी 10th of July 2014 के बाद होनी चाहिए। सेकंड है सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, डिवेंचर आ गए, बॉन्ड्स आ गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ गई। तो ये भी अगर लिस्टेड है आपके रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो भी ये आपके 12 मंथ वाली क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अगर यहाँ पे यूनिट्स हैं ये आपके कोटेड हैं या नहीं है, मतलब इनका प्राइस फिक्स किया गया है या नहीं किया गया है, तो भी ये आपके इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। उसके अलावा यूनिट ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, देखिए डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड भी होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बात की गई है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की, तो ये भी आपके 12 मंथ के क्राइटेरिया में आएंगे। उसके बाद लास्ट है, इसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। देखिए जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड बेसिकली ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है,
मतलब विदाउट इंटरेस्ट होता है, विदाउट इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड इसको बोला जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड को। और दूसरी चीज़, जो ये आपके इश्यू किए जाते हैं ये बहुत भारी डिस्काउंट पे इशू होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे ये इशू किए जाते हैं। जबकि हम इसकी रिडम्सन की बात करें ना, तो अगर रिडीमेबल की बात करें इसकी, तो ये रिडीम किए जाते हैं आपके फेस वैल्यू पे। कहने का मतलब क्या समझे कि इशू जो किए जाते हैं ये पब्लिक को, वो आपके डिस्काउंट पे इशू होते हैं हमेशा, और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे होते हैं, इसलिए हम लोग इसको डिस्काउंटेड कूपन बॉन्ड भी कहते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आती है, यानी कि वापस जिसने यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड होल्ड किया है उसको पेमेंट करने की बात आती है, तो उस केस में ये आपके फेस वैल्यू पे पेबल होते हैं। जितना फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि जितने का प्राइस उसका था उतने प्राइस पे होंगे, लेकिन इशू कितने में किए थे, लेस देन फेस वैल्यू में किए थे, मतलब डिस्काउंट पे किए थे। तो ये इसके अंदर होता है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होती है, इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो 5 आइटम है इसके अंदर आती हैं किसके क्राइटेरिया में, 12 मंथ वाली क्राइटेरिया में। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये सारे के सारे आपके 12 मंथ वाले क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। अब उसकी बात की जाए, ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल की बात थी। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेसिकली किसको बोला जाता है, सीधी सी बात है, जो क्राइटेरिया हमने अभी तक पढ़े हुए हैं वो अगर आपके स्टार्टिंग में जैसे हमने 12 मंथ का पढ़ा, ठीक है, 12 मंथ का पढ़ा तो इससे कम है, 12 मंथ या 12 मंथ से कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो गई, और उससे ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गई। ऐसे ही और भी हमारे पास जो क्राइटेरिया हैं, बेसिकली 3 टोटल क्राइटेरिया हमने पढ़ी। एक हमारे पास में हो गई 36 मंथ की, एक हमारे पास में हो गई 24 मंथ की, और एक हमारे पास में हो गई 12 मंथ की। 36 मंथ की जनरल सेंस में हो गई, जो हम लोग नॉर्मली देखते आते हैं, और जो हमारे पास 24 मंथ की इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में है, लैंड बिल्डिंग, और हमने इसके बारे में बात करी है। और उसके बाद बात की जाए यहाँ पर 12 मंथ की, तो इसके अंदर हमारे पास 5 आइटम आते हैं, जैसे इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स हो गए आपके, इसके अलावा आपके बॉन्ड्स हो गए, यूनिट ऑफ यूटीआई हो गई, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गए, जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गए। तो ये इसके अंदर आते हैं 12 मंथ वाली क्राइटेरिया के अंदर। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर ये इस लोअर लिमिट पे हैं तो शॉर्ट टर्म का पार्ट होंगे, अगर ये अपर लिमिट पे है मतलब उससे ज़्यादा हो गए तो फिर ये लॉन्ग टर्म का पार्ट होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे बाइफर्केशन की जाती है। ओके, तो ये हो गई। और इनसे अराइज होने वाला, अगर हमारे पास देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और सिंपल सी बात है, इससे अराइज होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इससे अराइज होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पे कि हम लोग टैक्स रेट की बात करते हैं। टैक्स रेट क्या होता है हमारे पास अलग अलग गेन का। सबसे पहले बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आपके अगर एप्लीकेबल होता है, कब एप्लीकेबल होगा, 10% ओवर एंड अबव ₹1 लाख। अगर 1 लाख तक की वैल्यू है या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे 10% के हिसाब से रेट चार्ज किया जाता है, मतलब टैक्स चार्ज किया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये किसके रिस्पेक्ट में था, इक्विटी सीएस के। तो ये बात यहाँ पे हो गई, इक्विटी सीएस और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के केस में ये 10% होगा। जब भी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 1 लाख से अब यहाँ पे मानी जाएगी। और दूसरी बात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% चार्ज होगा। जब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्ट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड फंड, अगर इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के अलावा अगर हम किसी लॉन्ग टर्म एसेट की बात करते हैं तो उस केस में 20% चार्जेबल होगा। ये बात को ध्यान में रखना है, सिर्फ 2 चीज़ों में आपका 10% टैक्स ही चार्ज होगा। अब बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं एप्लीकेबल है, जो कि आपका एसटीटी होता है, तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रिस्क्राइब्ड स्लैब्स के रेट के अकॉर्डिंग ही चार्ज होता है। इसके अंदर कोई रेट स्पेसिफाई नहीं किया गया है। लेकिन
अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपसे कहता है ये एसटीटी के अंदर है, यानी कि बेसिकली एक सब सेक्शन 115A आपको लिखा हुआ दिखेगा, अगर इस सेक्शन के अंदर स्पेसिफाई है तो इसमें 15% टैक्स चार्ज होता है। अब एग्ज़ाम के अंदर देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना टैक्स चार्ज होता है, तो अगर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया तो आप यहाँ पे 20% करोगे। दूसरी चीज़, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको रेट पूछे तो रेट के लिए अगर उसने स्पेसिफाई किया है अंडर सेक्शन 115A, यानी कि इसके अंदर होता है कि आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल है, तो उस केस में आपका 15% होगा। अदरवाइज नॉर्मल स्लैब रेट से यहाँ पे चार्ज किया जाएगा, कोई भी रेट स्पेसिफाई नहीं है। दूसरी चीज़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स पूछा है उसने ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर यूनिट ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो 10% यहाँ पे चार्ज होगा। तो ये जो है इसका क्राइटेरिया होता है टैक्स के रेट का। ओके, अब बात की जाती है हम लोग एक्चुअल कैपिटल गेन को कैसे कलेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं। एक्चुअल कैपिटल गेन को कलेक्ट करने के लिए आपके पास में कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी होती है। टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, जैसे एक तो आप देखेंगे यहाँ पे कंसिडरेशन होगा, एक आपका होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक होगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब देखिए कंसिडरेशन को सिंपल मीनिंग में समझें तो हम लोगों ने जब कंपनी लॉ को किया था तो उसमें कंसिडरेशन मैंने आपको बताया था। कंसिडरेशन बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग परचेज या सेल करते हैं तो उसके बीच में जो वैल्यू होती है, यानी कि इन रिटर्न आपको जो मिलता है वो कंसिडरेशन होता है। यानी कि जैसे आपने कोई एसेट को सेल किया, राइट, इस एसेट को सेल करने के बाद आपको कुछ मिलता है, कितनी वैल्यू आपको रिसीव होती है, दैट इज़ कंसिडरेशन। तो इस केस में भी कंसिडरेशन वही होता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब हो गया जो आपने एसेट को सेल करी है, उस एसेट के बदले में आपको कितना पैसा मिला, कितना रुपये आपको मिला है, कितनी पेमेंट आपको हुई है, दैट इज़ कंसिडरेशन। और उसकी फुल वैल्यू मिल गई, मतलब पूरी वैल्यू यहाँ पे रियलाइज हो गई, तो वो हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। The consideration received or to be receivable by the seller as a result of the transfer of the is capital asset, ये consideration होता है full value. Capital gains are chargeable to tax in the year of the transfer even if no consideration has been received. अब यहाँ पे देखिए ये ड्यू बेसिस पे काम करता है। अगर आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया है और वहाँ पे आपको कंसिडरेशन पेएबल है, मतलब पेमेंट अभी पेड नहीं हुआ, पेएबल है, तब भी आपको टैक्स चार्ज होगा। ऑल्दो कि आपको अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको वो पेएबल होगा टैक्स, जितना भी आपको कैपिटल गेन अराइज होगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे कि जितने में आपने एसेट को एक्वायर किया था, जितने प्राइस में आपने एसेट को ख़रीदा था, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। द वैल्यू फॉर विच द कैपिटल एसेट वॉज एक्वायर्ड बाई द सेलर, जो एसेट आप बेच रहे हैं बेसिकली आपने वो कितने में ख़रीदा था, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद बात आती है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब ऐसा है कि हम लोग अपनी एसेट को लेते हैं तो टाइम टू टाइम हम कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। इम्प्रूवमेंट करने का मतलब क्या होता है कि हम उसकी एक तरीके से एसेट की कंडीशंस को सुधारने के लिए उस पर खर्चा करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है डेप्रिसिएशन या अदर वे से वियर एंड टीयर से हमारी एसेट की वैल्यू एक तरीके से कम होते रहती, तो हम उसको रिनोवेट करना पड़ता है, उस पर हमको खर्चा करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक हो गई बात। इम्प्रूवमेंट मेड बिफोर अप्रैल 1 2001 इज़ नेवर टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब ये चीज़ अभी आपको आगे जाके समझ में आएगी, अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बट अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा या आपको अभी कंसेप्ट जब कराऊंगा तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि जो भी इम्प्रूवमेंट आपकी 1 अप्रैल 2001 से पहले की हुई है ना, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। अभी समझ में आ जाएगा आपको। बस आपको अभी ये जो ध्यान रखना है वो डेट याद रखनी है, बस 1 अप्रैल 2001 से पहले। ओके, अब देखिए इसके एग्जेक्टिव परफॉर्मा पे चलते हैं कि कैसे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा परफॉर्मा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। आप क्या करते हैं, स्टार्ट विद द फुल कंसिडरेशन। आप सबसे पहले फुल कंसिडरेशन की वैल्यू लिखते हैं और उसमें से इन चीज़ों को माइनस करते हैं। कौन सी चीज़ माइनस करेंगे, एक पहला एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफ़र, यानी कि आपने इस एसेट को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या किसी भी प्रकार के एक्सपेंस किए हैं।
कोई आपने यहाँ पे कमीशन दिया, कोई आपने ब्रोकरेज दिया है, तो वो चीज़ यहाँ पे माइनस हो जाएगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने ख़रीदा था वो वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगी। और फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्या आपने उस पर कोई इम्प्रूवमेंट करी थी, उसकी कॉस्ट यहाँ पे माइनस हो जाएगी। तो जो अमाउंट आपके पास में बचती है उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब सिंपल सी बात है ना, इसके अंदर इतना कॉम्प्लिकेशंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने कोई एसेट फॉर एग्जांपल ख़रीदी थी 5 लाख रुपए की, उसके बाद आपने ये 5 लाख रुपए की ख़रीदी थी, आपने बेची कितने में है, 10 लाख में बेची है। लेकिन 5 लाख के बाद आपने ख़रीदी तो थी, फिर आपने इसको जब ट्रांसफ़र करा तो मान लेते हैं कि आपने 50,000 रुपीज़ इसको ब्रोकरेज के तौर पे दिया था इसमें, और साथ में आपने इस पर इम्प्रूवमेंट कर दी 1.5 लाख की, मतलब टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट करिए। तो कुल आपको प्रॉफिट कितना हुआ वो चीज़ हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए हो गए, तो मतलब टोटल 7 लाख रुपए मान लेते हैं इसको, ये टोटल 7 लैक्स हो गए। लेकिन फिर भी आपने बेचा कितने में, 10 लैक्स में बेचा है। तो आपको कैपिटल गेन कितना राइज हुआ, 3 लैक्स का आपको कैपिटल गेन हो गया। तो यही चीज़ इसके अंदर होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर। ठीक हो गई बात। अब हम लोग इसके नीचे भी परफॉर्मा दिया है, जैसे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगी। फिर क्या लेस कर देंगे, कोई एक्सपेंसेस आपने इनकट किए हैं ट्रांसफ़र से रिलेटेड, और उसके बाद लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो जो निकल के आएगा वो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट हो किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो काफ़ी सिंपल होता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की चीज़ को देखते हैं। अब इसके अंदर भी जो चीज़ें हैं, जो प्रोसीजर है वो सेम ही है, बट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से स्टार्ट करते हैं, एज़ यूजुअल जैसे हमने शॉर्ट टर्म में किया था। फिर उसके बाद हम इसमें से कुछ माइनस करते हैं। पहला तो एक्सपेंडिचर अगर आपने कोई किए हैं इसके कनेक्शन में ट्रांसफरेबिलिटी के साथ में, तो वो यहाँ पे माइनस हो जाते हैं, जो हमने पहले भी किया था, शॉर्ट टर्म के अंदर भी किया था। और फिर हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस किया था, तो वो यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। अब आप कह रहे होगे सर इसके अंदर क्या एडवांस है, वही चीज़ तो हम इसके अंदर कर रहे हैं जो हमने शॉर्ट टर्म में किया था। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर ये जो टर्म लिखे गए हैं, ये इंडेक्स्ड और इंडेक्स्ड, ये जो टर्म लिखे गए हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे माइनस होगी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और यहाँ पे माइनस होगी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये दोनों क्या चीज़ हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमने इंडेक्स्ड कॉस्ट नहीं लिखी थी, यहाँ पे हम इंडेक्स्ड कॉस्ट लिख रहे हैं। अब देखो होगा क्या, हम लोग बहुत बात करते हैं एक तरीके से टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हम लोग बात करते हैं। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है, जैसे आपने कोई एसेट खरीदी थी 2002 के अंदर, ठीक है, 2002 के अंदर वो 50,000 रुपीज़ की थी, 50,000 की थी। लेकिन आज उसकी मार्केट प्राइस बेसिकली कितनी हो गई, आपने बेचा उसको 10 लाख रुपए का, ठीक। अब ये खरीदी कितने में थी, 50,000 में खरीदी। मान लिया कोई लैंड थी, उस समय बहुत सस्ती हुआ करती थी, 50,000 में आपको एक प्लॉट मिल गया था, उस प्लॉट को आज आपने 10 लाख का सेल कर दिया। नॉर्मल सी कंडीशन है, ये होता है, ठीक है। अब ये इनकम टैक्स वाले आपके पास में आते हैं, कहते हैं ऐसा करो, आपने तो 9.5 लाख रुपए का यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो अर्न कर लिया है, तो 9.5 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या आप उसके लिए राज़ी हैं? आप बोलोगे अरे बेवकूफ़ हो क्या, 2002 के अंदर जो हमने एसेट ली थी उस समय पैसे की वैल्यू कुछ और थी, आज पैसे की वैल्यू कुछ और है, तो हम इस पर क्यों टैक्स दें। 9.5 का एक्चुअल थोड़ी हमें प्रॉफिट हुआ है, उस समय पैसे की वैल्यू उतनी ज़्यादा थी तो हमें यहाँ पे इतनी लैंड भी इतने मतलब इस तरीके से मिली। आज पैसे की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी यहाँ पे कम हो गई है, तो उसके हिसाब से हमें 10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, टाइम टू टाइम बढ़ते रहता है। तो आप बोलोगे नहीं हम लोग इस पर टैक्स देंगे ही नहीं, हम इसके लिए राज़ी ही नहीं है, 9.5 लाख रुपये कैसे हम लोग यहाँ पर टैक्स दे देंगे। तब गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं हम 9.5 पे नहीं लेंगे, गलती हो गई हमसे, हम लोग क्या करेंगे आपकी कॉस्ट को इंडेक्सिंग करेंगे उसकी, मतलब आपकी जो उस समय की कॉस्ट थी उसको आज के हिसाब से देखेंगे और आज की इंडेक्सिंग के करके हम लोग फिर देखेंगे कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब इम्प्रूवमेंट की भी सेम बात है। फॉर एग्जांपल 2002 में आपने एसेट खरीदी, 2004 के अंदर आपने इम्प्रूवमेंट करी और उस पर आपने 500 रुपये यहाँ पे खर्चा किया।
अब उस समय 500 रुपये 2002 के अंदर 500 रुपये में काफ़ी रिनोवेशन आप कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो 500 रुपये आपने खर्चा किया, इसका तो कुछ बेनिफिट हुआ ही नहीं ना आपको। इसका तो माइनस करोगे 500 रुपये, तो क्या कर लोगे? 10 लाख में से 500 रुपये माइनस करके आप क्या कर लोगे? लेकिन इसकी भी आप आज की कॉस्ट निकालोगे, आज के रिस्पेक्ट में इसको देखोगे कि आज अगर 500 रुपये उस समय था तो आज अप्रॉक्सीमेटली आज कितना होना चाहिए। तो उसी को हम लोग इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी जब हम लोग इंडेक्सिंग की बात करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा हम लोग इंडेक्सिंग क्यों करते हैं, ठीक है। अब क्यों करते हैं तो पता चल गया, लेकिन कैसे करते हैं अभी तक आपको पता नहीं चला होगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे। देखिए, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इम्प्रूवमेंट कैसे होती है? द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट इन इंडेक्स्ड बाय द अप्लाइंग CII। अब इसके अंदर CII का मतलब होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब आपके पास में 2001 से लेके हर ईयर का यहाँ पे क्या रहता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रहता है। इसकी पूरी टेबल आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। हर साल का आपको अलग अलग यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट दिया रहता है। इस टेबल को बोलते हैं CII। इट इज़ डन टू एडजस्ट फॉर द इन्फ्लेशन ओवर द ईयर्स ऑफ द होल्डिंग द एसेट। यानी कि यह इन्फ्लेशन को बेसिकली एक तरीके से कंट्रोल, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि वो वैल्यू उस समय कुछ और थी और जो इन्फ्लेशन के थ्रू यहाँ पे आज वैल्यू हो गई है, उस चीज़ को मैनेज करने का काम करता है। तो उसकी जो बेस वैल्यू है वो आज की वैल्यू पे सेट करता है कौन? इंडेक्सिंग कॉस्ट। दिस इंक्रीज वंस कॉस्ट बेस एंड लोअर द कैपिटल गेन्स। रेफर टू द पेज, ये आपके इसके अंदर नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि हम लोग CII कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो CII को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है भाई? फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता। पहली चीज़ तो हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझना। हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने लिख दिया, और इसको हम लोग डिवाइड किससे करेंगे? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द एसेट वॉज फर्स्ट हेल्ड बाय द सेलर। यानी कि जिस ईयर में आपने एसेट को परचेज किया था, एसेट को जब आपने फर्स्ट बार बाई किया था, उस ईयर का इंडेक्स आप लिखेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर के इंडेक्स से। तो ये निकल गया आपके पास में एक तरीके से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ रहे मेरी बात को? क्या किया हमने? देखिए दोबारा से मैं बता दूं, हमने क्या किया है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा है यहाँ पे, और उसको डिवाइड किया है जिस ईयर में हमने परचेज किया, उस ईयर के इंडेक्स्ड कॉस्ट से। वो आपको टेबल में गिवन होती है। अगर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी वैल्यू भी आपको गिवन होती है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अभी के, यानी कि जिस ईयर में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, उस ईयर के इंडेक्सिंग कॉस्ट, इंडेक्स्ड कॉस्ट से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास में 10 लाख रुपए थी, और यहाँ पे बोला गया कि आपने ये एसेट 2002 के अंदर यहाँ पे परचेज करी थी, तब आपका इंडेक्स कॉस्ट था 100 रुपीज़, और आज आपने 2022 के अंदर इसको सेल किया है और आज आपकी 110 रुपये इंडेक्स कॉस्ट है। ये एक अज्यूमिंग फिगर है। तो आपको बोला है कि आप निकालो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालो। तो कैसे निकालेंगे? देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 10 लाख रुपये है। इसको हम लोग डिवाइड किससे करेंगे? जिस ईयर में हमने परचेज किया उसका इंडेक्स कितना है, उसकी इंडेक्स कॉस्ट है 100 रुपीज़, इससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जिस ईयर में ट्रांसफ़र की है प्रॉपर्टी, उस ईयर के इंडेक्स से। तो ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी और हम लोग इसको बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब जब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई है तो हम लोग इसके अंदर एक दूसरी चीज़ भी निकालते हैं जो कि है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और सेम तरीके से निकलती है आपकी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपने एसेट अगर आपने हेल्ड की है 2001 के बाद, तो ही हम इसके अंदर इंडेक्सिंग करते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम लोग इंडेक्सिंग कब करेंगे?
जब एसेट को आपने यहाँ पे एसेट को बेसिकली आपने यहाँ पे 2001 और 2 के बाद आपने यहाँ पे हेल्ड किया है, तब ही हम इसको कंसीडर करते हैं, अदरवाइज़ हम इंडेक्सिंग नहीं करेंगे उसकी। समझ के बात। और उसके अलावा जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पे 2001 से पहले का नहीं इंक्लूड करेंगे, वो ये है इम्प्रूवमेंट्स। इंडेक्सिंग कॉस्ट हम इम्प्रूवमेंट की करेंगे ही नहीं जब भी आपको लगेगा कि ये 1 अप्रैल 2001 से पहले किया गया है। तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट था। अब सेम यही चीज़ इसके अंदर होती है जब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। सेम चीज़ है, उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लिख देंगे, जहाँ पे वो लिख रहे थे डिवाइड करेंगे जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट आपने करी है, उस ईयर का इंडेक्स्ड यहाँ पे आ जाएगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट करी है, और मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर के इंडेक्स से जिस ईयर में आपकी ये सेल हो रही है, जिस ईयर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, उस ईयर का इंडेक्स कॉस्ट आपका क्या है, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आ गया आपके पास में इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये सेम चीज़ है, बस इम्प्रूवमेंट और एक्विजिशन यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द सेलर, और 2001-2, यानी कि जो दोनों में से क्या रहेगा, विच एवर इज लेटर, जो बाद में रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम 2001-2 के बाद ही लेते हैं, उससे पहले तो लेंगे नहीं। और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड, जिस ईयर में एसेट ट्रांसफ़र की जा रही है उस ईयर का इंडेक्स्ड कॉस्ट आपके पास क्या है। तो ये चीज़ें इसके अंदर हैं, ये समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक समरी है, इस समरी को देख सकते हैं आप। एसेट आपको गिवन है, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लिस्टेड इक्विटी शेयर है, अनलिस्टेड शेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर गिवन अदर एसेट हैं। तो किन की टाइम पीरियड होल्डिंग की क्या रहती है, जिसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 24 मंथ का क्राइटेरिया है, 24 मंथ का क्राइटेरिया है। 24 मंथ से कम यहाँ पे होल्ड किया और ट्रांसफ़र कर दिया तो हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और अगर उससे ज़्यादा कर दिया तो हम उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। और वैसे ही लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आपको 12 मंथ्स का क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। लिस्टेड अनलिस्टेड के केस में 24 मंथ्स का क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। लिस्टेड में 12 मंथ, अनलिस्टेड में 24 मंथ। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 12 मंथ्स का यहाँ पे क्राइटेरिया है, डेट म्यूचुअल फंड में 36 मंथ का है। देखिए इसके अंदर कन्फ्यूजन फिर क्रिएट होगी, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 मंथ का क्राइटेरिया है, जबकि डेट म्यूचुअल फंड के अंदर 36 मंथ का क्राइटेरिया फॉलो होता है। और उसके अलावा अदर एसेट जितने भी होते हैं आपके, उसके अंदर यहाँ पे 36 मंथ वाली क्राइटेरिया अप्लाई की जाती है। ठीक है बात। तो एक तो समरी थी, वैसे हमने डिटेल में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी हैं, बट एज ए समरी इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल। ओके, अब उसके बाद जब हमने यहाँ पे देखिए कैपिटल गेन तो हमने निकाल दिया। कैपिटल गेन जब हमने निकाल लिया तो आपको इसके अंदर कुछ डिडक्शंस भी मिलती हैं। डिडक्शंस कैसे मिलती है, मतलब कुछ आपको एक तरीके से छूट भी मिलती है इसके अंदर। यहाँ तक देखिए हमने क्या किया, हमने जब हम अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निकालते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निकालने के लिए आपके पास में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से लेस किया आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ट्रांसफ़र, ये हो गया। लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड जरूर आएगा इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर। अच्छा, एक बात आती है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर शॉर्ट टर्म के अंदर इंडेक्सिंग क्यों नहीं करी, हमने सिर्फ लॉन्ग टर्म में क्यों इंडेक्सिंग करी है। तो देखिए उसका भी रीज़न है। शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग एक शॉर्ट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ लिस्टेड इक्विटी शेयर की तो कितना टाइम ले रहे हैं हम लोग, 12 मंथ का क्राइटेरिया ले रहे हैं। और क्या एक साल के अंदर अंदर चीज़ों में इतना, प्राइस में इतना चेंज आता है कि हम लोग क्लेम कर सकते हैं उस प्राइस को? आंसर होगा नहीं, क्योंकि 1-2-3 साल तक हम लोग बेसिकली इस चीज़ को कंसिडर करते नहीं कि इन्फ्लेशन आपका इतना बढ़ जाता है, कि थोड़ा बहुत बढ़ता है बट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता कि हम लोगों को उसका लॉस होने लगे। तो इसीलिए इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं की जाती। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2022 के अंदर एक कोई एसेट खरीदी थी 10 लाख की, और उस एसेट को आपने बेच दिया, यहाँ पे बेसिकली मान के चलते हैं 12 लाख की बेच दी,
तो क्या आप 10 लाख और 12 लाख में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करेंगे? क्या आप कहेंगे कि मुझे 2 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ है? तो ऑब्वियस है आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब ये कंडीशन आप उस जो प्रीवियस कंडीशन थी जिसके अंदर मैंने कहा आपसे कि उस समय रुपये की वैल्यू कुछ और थी, वो कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, गैप क्या है, बहुत कम है। 1 साल 2 साल 3 साल तक हम इसको कंसिडर करते हैं, और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड आपने इसके अंदर देखा शॉर्ट टर्म कैपिटल के अंदर तो 36 मंथ का था क्राइटेरिया। तो इसको हम लोग इसलिए इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं करते हैं, ये इसका रीज़न है। ठीक है, ओके। अब जब हमने बात करी है इसके, हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, कैपिटल गेन हमारे पास आ गया, फिर इसमें से कुछ हमारी एग्जेम्पशंस देते हैं हम इनको। यानी कि गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अपनी कैपिटल गेन तो आपने निकाली है, लेकिन किसी अगर फर्दर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई एसेट को सेल करने के बाद अगर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में कुछ सेक्शन के अंदर हम आपको एग्जेम्पशन भी दे सकते हैं कुछ लिमिट तक। तो क्या क्या वो लिमिट्स हैं, क्या क्या वो सेक्शंस हैं, उसकी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट, जो ये 3 सेक्शन है, ये 3 सेक्शन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ये तो कभी छोड़ नहीं सकते आप करने से। इसके अलावा भी और भी सेक्शन है, अभी मैं उसकी भी डिस्कशन करूँगा। सेक्शन 54 की बात की जाती है, तो सेक्शन 54 को कौन क्लेम कर सकता है? सबसे पहले तो इंडिविजुअल और एचयूएफ, 2 लोग क्लेम कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल। अब इसके अंदर बात की जाती है कि एसेट क्या आपने यहाँ पे सोल्ड की है या ट्रांसफ़र करी है। तो एसेट आपने यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की है, आपने यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर सेल की है तब ये सेक्शन आप पे अप्लाई होगा। और दूसरी चीज़, होल्डिंग पीरियड क्या था आपका? मिनिमम 2 साल का इसके अंदर होना चाहिए। अगर ये एग्जेम्पशन लेनी है अंडर सेक्शन 54 तो मिनिमम 2 साल आपने उस एसेट को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी बात करी ना लैंड एंड बिल्डिंग के केस में 24 मंथ की क्राइटेरिया हमने पढ़ी, तो मिनिमम 2 साल तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग कहेंगे कि ये आपकी बेसिकली क्या थी, कैपिटल एसेट थी या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे हो गई। फिर क्या है, न्यू एसेट आपने क्या ली? तो नया एसेट आपने रेजिडेंशियल हाउस ही परचेज किया, यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही बेची, रेजिडेंशियल हाउस ही आपने परचेज करा है। उसके बाद यहाँ पे बात करें टाइम लिमिट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। अगर आपने पुराने को बेचा और उसके पैसे को नए में इन्वेस्ट कर दिया तो उसका टाइम पीरियड कितना गिवन है, किस तरीके से करना है। अगर आप घर की परचेजिंग कर रहे हैं, बना बनाया घर ले रहे हैं, तो 1 ईयर बैकवर्ड और 2 ईयर फॉरवर्ड, यानी कि जिस डेट से आपने सेल करा उससे 1 साल पहले अगर आपने ले लिया था घर तब भी ठीक है, या उस डेट से आपने 2 साल बाद घर ले लिया तब भी ठीक है, आपको इसके अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। या इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के लिए आपको 3 साल फॉरवर्ड के 3 ईयर्स मिलेंगे, मतलब आने वाले 3 साल में आपने घर को कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो ये इसके अंदर एक कैटेगरी होती है जो हम लोग बात करते हैं किसकी, एसेट के बेसिकली ट्रांसफरेबिलिटी से और सेक्शन 54 अवेल करने के लिए। अब आपको बात आती है इसके अंदर कि एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है। तो एग्जम्पशन लिमिट इसके अंदर होती है इन्वेस्टमेंट इन द न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज़ लोअर। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया नई एसेट में और जितना आपको कैपिटल गेन हुआ, दोनों में से जो कम अमाउंट होगी वो आपकी यहाँ पे उसकी एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। अब इनकम टैक्स इसके अंदर देखो बहुत चालाकी करता है, बहुत तेज़ है इनकम टैक्स। वो क्या कहता है, तो ये हमारी बात हो गई सेक्शन 54 की। मतलब नटसल में अगर मैं आपसे बात करूं तो सेक्शन 54 तब एप्लीकेबल होगा जब आपका यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, वो अपनी प्रॉपर्टी कौन सी ट्रांसफ़र कर रहा है, कौन सी सोल्ड कर रहा है, रेजिडेंशियल हाउस सेल्ड कर रहा है, और यहाँ पे मिनिमम होल्डिंग पीरियड उसने 2 ईयर तक अपने पास होल्ड करके रखा है मिनिमम, और उसके बाद नई जो एसेट है वो एक्वायर की है रेजिडेंशियल हाउस, और जो लिमिट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट है वो भी गिवन है आपको प्रायर ऑफ 1 ईयर, और फॉरवर्ड अगर है तो 2 ईयर का आपको यहाँ पर टाइम मिलता है। कंस्ट्रक्शन करनी है तो 3 साल का टाइम पीरियड आपको फॉरवर्ड मिलता है। और यहाँ पे एग्जम्पशंस की बात करें तो एग्जम्पशन में इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट और कैपिटल गेन जो भी आपका कम होगा, क्योंकि सीधी सी बात है ना, इसके अंदर बात की मैंने क्यों कहा कि इनकम टैक्स अथॉरिटी काफ़ी यहाँ पे चालाक होती है अपने रूल्स बनाने के लिए। देखिए सीधी सी बात है, कभी भी जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी अमाउंट तो हमेशा ज़्यादा होगी ना, और जो कैपिटल गेन होगा वो कम होगा। जैसे 10 लाख की एसेट थी, ठीक, आपने इसको ट्रांसफ़र करा और इससे आपको ऑब्वियस सी बात है 10 लाख से ज़्यादा तो आपको गेन होगा कि नहीं, आपको गेन होगा भी तो कितना होगा 50,000, 1 लाख, मैक्सिमम 2 लाख,
उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो विच एवर इज़ लोअर बोलता है, मतलब ये 2 लाख की आपको एग्जम्पशन देंगे, क्योंकि आपने ये 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, उस पर आपको बेसिकली 2 लाख रुपए यहाँ पे मिले, तो 2 लाख रुपए ही आपको इसके अंदर एग्जम्पशन मिलेगी। तो विच एवर इज़ लोअर है मतलब नई इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन दोनों में से जो अमाउंट होगी, उन दोनों में से जो कम होगी उस अमाउंट की एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये है सेक्शन 54 का केस। उसके बाद दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, तो ये आता है सेक्शन 54 EC। 54 EC किसको मिलेगा? किसी भी पर्सन को ये अवेल हो सकता है, चाहे कंपनी है, इंडिविजुअल है, या HUF है, AOP है, BOI है, कोई भी इसके अंदर आ सकता है। दूसरा, एसेट क्या ट्रांसफ़र की जाती है इसके अंदर? यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इसके अंदर बेची जाती है, जिसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो एसेट हैं जो हमने प्रीवियसली यहाँ पे डिस्कस की है। मिनिमम होल्डिंग पीरियड यहाँ पे भी 2 साल का है, 2 साल तक आपको मिनिमम अपने पास वो एसेट को रखना पड़ेगा। उसके बाद इसको नई जो एसेट है वो अपने नोटिफाइड बॉन्ड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। मतलब पुरानी जो एसेट थी वो तो किसी भी तरह की कैपिटल एसेट आपकी चलेगी, लेकिन जो उससे आपको यहाँ पे कंसिडरेशन मिला, उस कंसिडरेशन को आपको गवर्नमेंट के नोटिफाइड बॉन्ड्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आपके पास में होते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के बॉन्ड्स होते हैं, और मैक्सिमम टाइम पे ये NHAI के बॉन्ड का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मतलब आपको नोटिफाइड बॉन्ड की जगह पर ये NHAI के बॉन्ड दे देता है। तो इस केस में ये जो बॉन्ड होते हैं ये आपके नोटिफाइड बॉन्ड होते हैं, और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक हो गई बात? ओके। टाइम लिमिट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, तो इसमें आपको विद इन 6 मंथ्स उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है। 6 महीने का टाइम पीरियड आपके पास में होता है। उसके बाद बात करें इसके एग्जम्पशन अमाउंट की, कितना आपको एग्जम्पशन मिलेगा इसके अंदर, तो इन्वेस्टमेंट इन द न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर बट मैक्सिमम ₹50 लाख। अब इसके अंदर एक और लिमिट सेट कर दी है, कहीं ज़्यादा आपको कैपिटल गेन ना हो जाए उसके लिए। तो इन्वेस्टमेंट जो नई एसेट में की है वो, या आपने कैपिटल गेन जितना एक्वायर किया वो, दोनों में से जो कम होगा वो भी अगर 50 लाख के दायरे के अंदर है तब। ठीक हो गई बात? तो ये है आपका 54 EC। उसके बाद बात करते हैं 54 F की। तो 54 F के अंदर कौन यहाँ पे एलिजिबल है क्लेम करने के लिए? इंडिविजुअल एंड HUF ओनली। और इसके अंदर क्या आप बेचेंगे, क्या आपने सोल्ड करना है? तो कोई लैंड है, कोई प्लॉट है, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। ये चीज़ को ध्यान में रखना, रेजिडेंशियल हाउस होगा तो 54 में आ जाएगा। यहाँ पे अदर देन रेजिडेंशियल हाउस की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम होल्डिंग पीरियड शुड बी 2 ईयर्स, और उस जो नई एसेट आपने एक्वायर करनी है वो करनी है रेजिडेंशियल हाउस। देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है कि आप जो सेल कर रहे हैं वो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस कर रहे हैं, कोई लैंड प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन खरीद क्या रहे हैं? यहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद टाइम लिमिट भी गिवन है आपको, वही चीज़ है 1 ईयर बैकवर्ड, 2 ईयर फॉरवर्ड, और कंस्ट्रक्शन के लिए 3 ईयर फॉरवर्ड आपको मिलेंगे। तो ये इसके अंदर बात की जाती है। ओके। फिर यहाँ पे एग्जम्पशन की बात की जाती है, तो एग्जम्पशन के लिए कितनी एग्जम्पशन आपको मिलेगी, इसके लिए इसके अंदर एक फॉर्मूला गिवन है। अब फॉर्मूला क्या गिवन है वो देखें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाई अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस, ये आपका डिवाइडेड बाय द सेल प्रोसीड ऑफ ओरिजिनल एसेट ऑफ नेट कंसिडरेशन। तो ये इसके अंदर आपको एग्जम्पशन मिलती। क्या करना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है नए हाउस को परचेज करने में, मतलब जो आपकी अमाउंट है न्यू इन्वेस्टमेंट की वो यहाँ पे आ जाएगी, न्यू इन्वेस्टमेंट वाली, और डिवाइड करेंगे हम लोग कि सेल प्रोसीड ऑफ ओरिजिनल एसेट, यानी कि आपने टोटल आपको कंसिडरेशन क्या रिसीव हुआ है, क्या आपको टोटल कंसिडरेशन रिसीव हुआ, तो इससे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो इतने की आपको एग्जम्पशन इसके अंदर मिल जाती है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये सेक्शन है आपका सेक्शन 54F। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपने। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर और भी हमारे पास सेक्शंस होते हैं। जैसे कौन से सेक्शन हैं? 54 हमने डिस्कस किया, 54B हमने डिस्कस किया, इसके अलावा 54D भी यहाँ पे होता है। 54D के अंदर कोई भी एसएससी इसके अंदर एलिजिबल होता है। साथ में आपको कंडीशन क्या गिवन है? लैंड बिल्डिंग और एनी राइट इन लैंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री अंडरटेकिंग मस्ट बी कंपलसरी एक्वायर्ड। तो इसके अंदर क्या है? आपके पास में कोई लैंड बिल्डिंग आपके पास में होनी चाहिए,
और उसको ट्रांसफ़र करने पे बेसिकली यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एग्जम्पशन मिलती है। और इसमें कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और अप टू कैपिटल गेन विच एवर इज़ लोअर। तो कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब जो नई एसेट यहाँ पे खरीदोगे, और अप टू कैपिटल गेन मतलब कि बेसिकली कैपिटल गेन और इसके बीच का जो मिनिमम अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद 54 EC हमने डिस्कस किया है, जो आपके नोटिफाइड बॉन्ड से रिलेटेड था, इसको हमने अभी डिस्कस किया ही है। और फिर बात की जाती है 54F की। 54F के अंदर भी हमने डिस्कशन अभी किया, 54F यहाँ पे था, ये 54F हमने किया है यहाँ पे। और फिर बात आती है 54G की। 54G क्या है, मशीनरी और प्लांट और बिल्डिंग और एनी राइट इन बिल्डिंग और लैंड यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सिचुएटेड इन एन अर्बन एरिया इज ट्रांसफ़र इज ड्यू टू द शिफ्टिंग टू एनी एरिया अदर देन अर्बन एरिया। यानी कि यहाँ पे बेसिकली आपके अर्बन एरिया के अंदर कोई बिजनेस आपका था, जो बिज़नेस में बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं बिज़नेस के अंदर जो हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, राइट, जैसे मशीनरी है, प्लांट है, बिल्डिंग है, इसको आपने ट्रांसफ़र किया है अर्बन एरिया के अदर, मतलब रूरल एरिया में किया होगा, सीधी सी बात है। तो अर्बन एरिया से रूरल एरिया में ट्रांसफ़र करने के लिए आपने इन एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, इन एसेट्स को आपने बेचा है बिज़नेस को ट्रांसफ़र करने के लिए बेसिकली। तो इस केस में आपको जो कैपिटल गेन हुआ उस पर आपको एग्जम्पशन मिलती है। कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और अप टू कैपिटल गेन, जो भी आपका इसके अंदर लोअर होगा उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी, जितनी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है और जितना आपका कैपिटल गेन आपने यहाँ पे कमाया। ठीक हो गए। उसके बाद कुछ सेक्शन और हैं, जैसे 54GA है, ये भी किसी भी SSC को यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, और ये होता है किस चीज़ के लिए, मशीनरी और प्लांट और बिल्डिंग और एनी राइट इन बिल्डिंग और लैंड यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सिचुएटेड इन एन अर्बन एरिया इज ट्रांसफ़र इज ड्यू टू शिफ्टिंग टू एनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये भी आपका कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, अर्बन एरिया से ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन ये जो है आपका 54G वाला वो ट्रांसफ़र हो रहा है आपके किसी भी एरिया के अंदर, जैसे रूरल एरिया में हो सकता है या किसी दूसरे अर्बन मतलब अदर देन अर्बन एरिया, मतलब रूरल एरिया में ही होगा। लेकिन 54G ये बात करता है शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस टू SEG, यानी कि SEG मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि आपके एक तरीके से अलग अलग जोन बने हैं जहाँ पे डेवलपमेंट होना है। तो अगर वहाँ पे बिज़नेस आप इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है, क्योंकि वो जो बेसिकली जोन है वो नोटिफाइड जोन है और उनको डेवलप किया जाना है, इसीलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन उनका नाम रखा गया है। तो इसमें आपको यहाँ पे अगर आप बिज़नेस को शिफ्ट कर रहे हैं, उसके लिए मशीनरी, प्लांट, ये सब कुछ आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और कैपिटल गेन इन दोनों की जो लोअर लिमिट है उसकी एग्जम्पशन आपको मिल जाती है अंडर सेक्शन 54G ये यहाँ पे मिलती है, और इसके लिए कोई भी SSC इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। और फिर है GB, ये भी है 54GB, इंडिविजुअल और HUF इसके लिए बेसिकली यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और लैंड इज़ टू बी ट्रांसफर्ड, यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म की जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या फिर लैंड है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, द SSC बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग रिटर्न हैज़ listed the net consideration for subscription to the equity share of an eligible company। यानी कि इसके अंदर क्या है, लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं CS के अंदर, यानी कि आप बेसिकली पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लिस्टेड CS के अंदर पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको किस चीज़ की यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगी, तो अप टू द कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट नेट कंसिडरेशन, इसके अंदर बेसिकली एक तरीके का क्वालिफाइंग लिमिट आएगी और मल्टीप्लाई करेंगे हम कैपिटल गेन से, तो ये इसके अंदर एग्जम्पशन मिलेगी 54GB के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शंस थे जो कि आपके कैपिटल गेन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। अब इसमें से सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं सेक्शन, जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 3 तो मैंने इसलिए अलग से डाले हुए हैं क्योंकि ये तो आते ही आते हैं एग्जाम में। इसके अलावा कुछ एक आध सेक्शन और है, जैसे 54 है, 54B पूछा जाता है, 54D भी एग्ज़ाम में आता है, 54EC एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इसके अलावा 54F एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और जबकि 54G भी एग्ज़ाम में आता है। तो ये दो अगर आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं,
लेकिन बाकी के सेक्शंस को आपको ध्यान से देखना है और याद करके जाना है कि कौन सा किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, कितना यहाँ पे होल्डिंग पीरियड होना चाहिए मिनिमम। ऐसा नहीं है कि आपने आज खरीदी और कल आपने बेच दिया, मिनिमम होल्डिंग पीरियड भी होना है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर है कैपिटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। तो ये एग्जाम्पशंस आपको इसके अंदर मिल जाती हैं जब भी हम कैपिटल गेन की बात करते हैं, ठीक। सो ये था हमारा टोटल जो कैपिटल गेन से रिलेटेड लेक्चर्स था। इसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स की मैंने बात करी है, कुछ भी इसके अंदर छूटा हुआ नहीं है। हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को हमने इसके अंदर कवर किया है, चाहे वो सेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो एसेट की डेफिनेशन से रिलेटेड हमने स्टार्ट किया था, और उसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसी होती है, इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, और उसके अलावा सेक्शंस अलग अलग, एग्जाम्पशंस अलग अलग। तो ये सारी चीज़ इसको आप लोग कीजिए, और उसके बाद फिर नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, जो कि आपका एक छोटा सा टॉपिक अभी और बचता है जो हेड्स ऑफ इनकम है। ये तो आपका 4th हेड ऑफ इनकम था, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और 5th वाला आपका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो उसके अंदर एक छोटा सा लेक्चर और होगा। फिर उसके बाद हमारा शुरू होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए टैक्स पेयर, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी, फिर इसके अंदर डिडक्शन, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। So thank you so much. Have a nice day. Take care.